अभी जितने आईआईटीएंस बिजनेस बना रहे हैं और जिनकी फंडिंग के बहुत नाम आ रहे हैं, दिखते हैं कि 1200 करोड़ का तो आपने रेवेन्यू जनरेट किया, बट 1500 करोड़ का आपने खर्च कर दिए। So I think those IITs are very smart. To grow your business, at times your burn rate is higher than your incoming rate. अच्छा, गोल्ड का मार्केट कितना बड़ा है सर? जब 25,000 टन हमारे देश में सोना है और ये सोना रखा कहाँ है? ये डेड सोना है. सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है एक ज्वेलर को? You have to catch the bull by the horns. जो अगल बगल के जूलर्स थे, so to bring the fight to them, we wanted to be noticed. And the only thing we thought that will get us noticed is आप कोई केस स्टडी बताना चाहोगे जो आपको लगता है कि ये केस स्टडी बहुत बढ़िया थी, इससे कंपनी कोई भी ग्रो कर सकती है? I am a real fan of Kunal Bahl. लोग कहते हैं उसने स्नैपडील बनाई, नुकसान में गया, but he had a vision. In the next few years, I guarantee you, 70 to 75% of this non-regulated, unorganized market will die out. सर थोड़ा सी मेरे को डाइसी लग रहा है। I'm sorry to say, but नहीं है. And this is a fact. This is a hard fact जो लोग accept नहीं कर रहे. अमोल सर, स्वागत है आपका Thank you so much. द फाउंडर्स ड्रीम के अंदर। एक पॉडकास्टर की भूमिका निभाने जा रहा हूँ मैं। अभी आप अभिषेक व्यास से मिले थे, अब पॉडकास्टर अभिषेक व्यास है, तो कुछ सवालात मैं आपसे कर सकता हूँ, शायद जो आपको बुरे भी लग जाए, आपके प्रोडक्ट लग जाए कि यार ऐसा सवाल क्यों पूछ लिया इसने। क्योंकि कुछ हम डिस्कस करते हैं बट कुछ क्यूरियोसिटी से कुछ बात निकल जाती है, तो उसके लिए मैं पहले ही क्षमा प्रार्थी हूँ। नहीं आप और अगर कुछ गलती हो जाए तो उसको आपसे बस एज ए क्वेश्चन लेके छोड़ दीजिएगा, गिला शिकवा लेके मत जाइएगा। तो आज का जो पॉडकास्ट है ना, मैं ऑलरेडी बहुत सारे गोल्ड पे मैंने पॉडकास्ट किए हैं और मैंने थोड़ी डेप्थ अंडरस्टैंडिंग लेने की कोशिश करी है, बट ऐसा बोला जाता है कि जितनी बुक्स पढ़ो उतनी कम है। अब जितने लोगों से मिलेंगे, जितने नया पर्सपेक्टिव देखेंगे, उतना नया आइडिया खुलता जाता है, नए विचार खुलते जाते हैं। माय गोल्ड आपने लिख रखा है, आपकी कंपनी का नाम माय गोल्ड है और वो गोल्ड जैसा ही दिख रहा है वहाँ पे। तो थोड़ा गोल्ड की जर्नी की वापस शुरू करने से पहले अमोल सर थोड़ा आपके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। आपके हिसाब से आपने अपनी जर्नी कहाँ से शुरुआत करी, कैसे आप इस बिजनेस में आए, तो वहाँ से शुरुआत करते हैं मेरी ऑडियंस के लिए। वेलकम टू द शो सर। Thank you so much, Abhishek. माय गोल्ड की शुरुआत करने का आइडिया कैसा है सबसे पहले? So when COVID happened ना, बहुत समय मिला लोगों को अपने घर पे बैठ के इंट्रोस्पेक्ट करने का. And that was the time when sitting back home I realized that retail cannot be the end of the world. राइट। When COVID happened, there was a lot of plight that you saw around. There was a lot of scarcity of people having money. Many people called me to sell their gold. कि सर बहुत ज़रूरत है, बैंक बंद है, कुछ हो नहीं रहा है, कुछ किसी तरीके से हमको मदद करिए. So that is the time when I thought that it cannot only be about retail for me, and I started looking for ways how gold could be stocked better. How gold can work for you. तो मेरा जो कोविड से एक थॉट प्रोसेस था वो ये था कि जब 25,000 टन हमारे देश में सोना है और ये सोना रखा कहाँ है? सो अभिषेक 99% पैसा सोने में या तो लोग अपने घर पे रखते हैं या बैंक लॉकर में छुपा के रखते राइट। हैं. Now, ये जो सोना था ये डेड सोना है. ना वीकेंड पे आपके काम आता है और अगर बैंक बंद है तो काम आएगा ही नहीं ऑब्वियसली. तो मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहता था जिससे हर समय 24 घंटा सातों दिन इंसान जिसका सोना है उसको अपने सोने के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए. वो जब चाहे उस सोने का पैसा कर सके, अपने बैंक अकाउंट में पैसा प्राप्त कर सके और जब चाहे वो अपने सोने को अपने घर पे अपने काम के लिए वापस मंगा सके. तो ये मेरी ड्रीम थी एंड दैट इज हाउ माई गोल्ड वॉज बॉर्न. राइट, तो मेरा एक सवाल यहाँ पे आ रहा, आपने एक बात बोली कि लोगों ने आपको बोलना चालू किया कि मेरा गोल्ड का क्या करें। क्यूरियोसिटी आउट ऑफ कि आपको क्यों बोला लोगों ने, आप उस टाइम पे क्या कर रहे थे ऐसा? See, I have been a jeweler for the last 30 years. ओह माय गॉड! अच्छा, तो ये आप बताए नहीं ना मेरे को अभी। So, I started my journey in 1995. हम लोग अयोध्या, जो आज अयोध्या है, फैज़ाबाद के पुराने ज्वेलर्स हैं और हमारे दादा, हमारे बाबा, everybody was in the jewelry business. We started in 1935. We built on this heirloom, opened our jewelry store in Lucknow in 1995. Me and my cousin brother, we started this journey. And by God's grace,
we have been quite successful in Lucknow. So when COVID happened, obviously being known jewelers, people reached out to me and they wanted help. And हमने कोशिश बहुत की, जितना कर सकते थे देखो उतना ही कर पाए उस समय में. But I made it a point that I will build something that makes gold access very easy for people. पर इतनी लंबी जर्नी सर, कैसी रही? मतलब पहले वाली जर्नी कैसी थी? उसके बारे में उसका एक्सपीरियंस दो। मतलब एक जैसे आप सुनार बोलते हैं राइट? तो सुनारों की जर्नी कैसी होती है? मैंने तो सुना है देखो मेरे हिसाब से कि सुनार आते हैं, बैठते हैं, सोना-वोना करते हैं, फिर चाय कॉफ़ी पीते हैं, फिर वापस घर चले जाते हैं। फिर कोई ग्राहक आएगा, फिर क्या हम भाई साहब हम आ रहे हैं थोड़ी देर में, फिर इसको ज्वेलरी देगा फिर चला जाएगा। नहीं, आप सही कह रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। ये फ़िल्मों में अच्छा लगता है देखना कि आए लक्ष्मी जी के आगे घंटी बजाई और बैठ गए, पर ऐसा होता नहीं है। सो कमिंग फ्रॉम अ स्मॉल टाउन एंड बिल्डिंग इन अ सिटी लाइक लखनऊ, व्हिच ऑलरेडी हैड वेरी एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स, वी हैड अ वेरी क्लियर कट मिशन कि हमें सक्सेस चाहिए। नाउ टू गेट दैट सक्सेस, अभिषेक 1995 में ना लोग इतना पैसा एडवर्टाइजिंग में नहीं खर्च करते थे। नहीं कर उस ज़माने में we spent lakhs of rupees. The first launch was lakhs of rupees that we spent, which covered newspapers very heavily, door-to-door marketing, and also hoardings. Hoardings were unheard of. लोग hoardings तो सोचते ही नहीं थे. हमने उस ज़माने में 15-20 होर्डिंग एक दिन, 1 महीने, 2 महीने, 5 महीनों के लिए लगाई. Every day we had advertisement in newspapers. मतलब ये हो गया था कि जो अगल-बगल के जूलर्स थे, जो नोन जूलर्स थे अगल-बगल, वो हमारे बड़े जो थे, हमारे ताऊ जी, उनको आके ये कहते थे, "भाई, ये लड़के आपको डुबो देंगे। इन लड़कों के हाथों में क्या आप लोगों ने ये रेन दे दिया? ये आज तक ये सब क्या कर रहे हैं? जूलर्स-वूलर्स ये सब नहीं करते। जूलर्स का धंधा अपने आप चलता है।" हाँ। पर भगवान का की दया थी, वो हमारी जो एक मुहिम थी, वो काम आई। वो हमारा एक गैम्बल काम आया एंड वी वर एबल टू क्रिएट अ नेम फॉर आवरसेल्व्स इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। तो लोग बीके सराफ को बहुत अच्छे से समझ गए, बहुत अच्छे से जान गए लखनऊ में, और फ्रॉम देयर वी बिल्ट इट अप इन द नेक्स्ट 20-25 इयर्स। देखिए, ज्वेलरी बिज़नेस को बिल्ड करने में ट्रस्ट चाहिए। राइट। थैंकफुली हमारे पास लेगेसी थी, हमारे पास 60-70 सालों की लेगेसी थी और आज हमारी 95 इयर्स की लेगेसी है, व्हिच वी हैव कैरीड फॉरवर्ड। सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है एक ज्वेलर को? मैंने जैसे कहा, सबसे बड़ा चैलेंज है ट्रस्ट बिल्ड करना। ट्रस्ट बिल्ड करना। एब्सोल्यूट। बट उससे पहले एक बात ये भी बोल रही थी कि सारे ज्वेलर ये बोल रहे थे कि ज्वेलर का धंधा अपने आप चलता है। हाँ, तो उनको ये था कि भाई आप तो पुराने हैं, आप फैज़ाबाद से आए हैं, इस बात को कहिए कि बाद आप फैज़ाबाद से आए हैं, अपने आप चल जाएगा। पर हमारा सोचना ये था कि इन जो बिग शॉट्स बैठे हैं, इनको चैलेंज कैसे देंगे? यू हैव टू कैच द बुल बाय द हॉर्न्स। बिग शॉट का नाम ले पाओगे आप? हाँ, वहाँ पे हैं कई 5-6 ज्वेलर्स हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा बिकॉज़ इट्स नॉट द राइट प्लेटफ़ॉर्म टू डू इट, बट देयर आर ज्वेलर्स जो बड़े ज्वेलर्स थे, जो वहाँ पे सेटल्ड ज्वेलर्स थे, जो लखनऊ के पुराने 60-70 साल पुराने ज्वेलर्स थे। So to bring the fight to them, we wanted to be noticed, and the only thing with that I thought we thought that will get us noticed is when we shout it out. So we create a louder noise जब हम लखनऊ में आए, and that noise got us noticed कि भाई ये लोग हैं, कुछ सीरियस प्लेयर्स हैं और ये आए हैं, तो they mean business. मुझे थोड़ा-सी ना एक एंटरप्रेन्योर के लिए मैं ना आपसे बात करके मेरे को काफ़ी खुशी हो रही है आज, क्योंकि ज्वेलर से कम बात करने को मिलता है। एक्चुअल ज्वेलर से जिन्होंने इतनी बड़ा लेगेसी बिज़नेस को हैंडल किया हो। ये जो माइंडसेट शिफ्ट है कि भैया मेरे को एक दुकान से उठ के एकदम नाम बनाना है, वो माइंडसेट समझाओ ना सर कि कैसे होता है वो? क्यों आया आप में ऐसा? क्या बदलाव लाना चाहते थे आप एक्चुअली? सिर्फ़ नाम तो ठीक है, नाम आपका कम आप बस नाम बनाना चाहते थे, वो ठीक है। बट क्या माइंडसेट था उसमें? Abhishek, to be very honest, I was a science student. साइंस स्टूडेंट। Yeah. Till my 12th, I was a very good science student. I was from Sindhya and मेरे सीनियर्स, मेरे दोस्त और मेरे टीचर्स सब मेरे इस डिसीजन को आज तक कभी भी अच्छा डिसीजन नहीं कहते। बट देन व्हेन आई पास्ड आउट एंड आई केम इनटू बिजनेस स्ट्रेट ऑफ, सो आई डिड नॉट हैव टाइम टू स्विच। आई जस्ट वांटेड टू मेक, आई जस्ट हैड दैट थिंग दैट मुझे किसी ने मेरा ब्रेन वॉश किया। मेरे एक अंकल थे, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात मुझसे कही। आई वांटेड टू गो इन फॉर इंजीनियरिंग, मैं आईआईटी का एग्जाम देने जा रहा था, और उन्होंने मुझसे एक बात कही व्हिच हैज स्टक विथ मी फॉर इयर्स नाउ। उन्होंने एक चीज कही, तुम एक इंजीनियर कितने का हायर करते हो, राइट? सो वी हैड अ फैक्ट्री देन, एंड उस समय उन्होंने एक सवाल मुझसे पूछा कि आईआईटी का इंजीनियर की को कितने पैसे मिलेंगे तुम्हें अगर तुम आईआईटी का इंजीनियर मिल जाओगे?
तो मैंने कहा अंकल 2-2.5 लाख रुपए उस ज़माने में हुआ करता था। तो मैंने कहा 2-2.5 लाख रुपए मिलेंगे अंकल, आराम से जिएँगे। तो उन्होंने कहा कभी पापा को काम करते हुए देखा है? और कभी उनके अंदर काम करते हुए लोगों को देखा है? मैंने कहा हाँ। तो तुम वो बनना चाहते हो कि तुम पापा बनना चाहते हो? हुँ। एंड दैट स्टक विथ मी, ही सेड आईआईटी पास आउट लड़के हायर करो तब मजा आए, एक हायर बन के मत रहो। एंड दैट हैज स्टक विथ मी एवर, सो आई हैव ऑलवेज ट्राइड टू ग्रो फ्रॉम देयर, टू make sure that my thought process never dies down. So I have always believed that जब तक कदम आगे नहीं बढ़ाओगे, वहां पे तो बैठे बैठे सभी कोई है, आगे बढ़ने से ही आगे बढ़ते हैं। रिस्क भी होता है, बट देन यू हैव टू टेक द रिस्क इफ यू वांट टू गो अहेड इन लाइफ। अभी जितने आईआईटियंस बिज़नेस बना रहे हैं और जिनकी फंडिंग के बहुत नाम आ रहे हैं कि आप इतना पैसा बना लिया, पर एक्चुअली देखा जाए तो वो पैसा नहीं बना रहे, कैश बर्न करते हैं कि भैया कि किसी का पैसा लिया, खूब पैसा बहाया। दिखते हैं कि 1200 करोड़ का तो आपने रेवेन्यू जनरेट किया, बट 1500 करोड़ का आपने खर्च कर दिए। जी। तो आप ट्रेडिशनल बिज़नेस जो आपने देखा है 30 साल का और ये जो बिज़नेस है आईआईटियन वाला बिज़नेस, इनको किस तरीके से देखते हो सर? See, for us traditional businessmen, sometimes it's very difficult because for us, money should not be burnt. राइट, हमारा हमेशा ये रहता है कि अगर हम 1 रुपए डालते हैं तो हम ये कोशिश करते हैं कि एटलीस्ट 1 रुपए 10 पैसे, 1 रुपए 5 पैसे इसमें से निकालने की कोशिश करें। राइट, सो दैट हैज बीन अ ट्रेडिशनल थॉट प्रोसेस। इट हैज टेकन मी ऑल्सो टाइम टू अंडरस्टैंड दैट ऐसा हर समय जरूरी नहीं है। टू ग्रो योर बिजनेस एट टाइम्स योर बर्न रेट इज हायर देन योर incoming rate, but then you have to have a larger picture in life, कि over the large time, over a period of 10 years down the line, what is that you want to build. So I think those IITs are very smart. They have that scope of mind and they are changing that traditional thought process for us also. And thankfully, I keep reading case studies. I keep reading about successful people, and I'm very impressed by what they have built. Right? Dekho, what I think is it is not about businesses failing. At times, businesses fail, but it is the thought process. At the time, is that thought process, was it acceptable to the world? Right? So if you see Zomato, it was launched in 2010, 2008 yeah. right? And it became profitable when? After 14 years. So you got to have a patience of a founder. As a founder, you need to have that large vision, and then you need to stick, persistence. You need to be persistent that I believe that I will be able to make this profitable. I think that is what I have learned from so many successful founders that have come up in the last 10 years. तो आप लॉन्ग टर्म में बिलीव करते हो, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में बिलीव करते हो? नहीं, I am a very long term player. I am not a short term player at all. At all. अच्छा, एक स्टार्टअप के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है आपके माइंडसेट के हिसाब से? कि फंडिंग चाहिए, टीम चाहिए, इनोवेशन चाहिए, क्या चाहिए होता है? मेरे को लगता है एक फाउंडर को ना सबसे पहले परसिस्टेंस चाहिए। सबसे पहले तो उसको अपने अपने ऊपर बिलीफ होना चाहिए दैट व्हाट ही इज बिल्डिंग इज राइट। सेकेंडली, व्हेन यू हैव अ बिलीव इन योरसेल्फ, योर टीम बिलीव्स इन योरसेल्फ, एंड देन इफ यू हैव अ प्रॉपर टीम, इफ यू हैव अ गुड टीम दैट इज सपोर्टिंग इन योर अप्स एंड डाउन्स, दैट इज सक्सेस। एवरीथिंग विल फॉलो बाय इटसेल्फ। अगर ये दो चीजें हैं ना, मुझे लगता है सक्सेस आपके पीछे फिर भागेगी। आपको सक्सेस के पीछे नहीं भागना पड़ेगा। दिस इज व्हाट आई फील। करेक्ट। अच्छा, केस स्टडी की बात कर रहे थे आपने, वो आपने बोला आपने बहुत सारी केस स्टडी पढ़ी। आप कोई केस स्टडी बताना चाहोगे जो आपको लगता है कि ये केस स्टडी बहुत बढ़िया थी और इससे कंपनी कोई भी ग्रो कर सकती है? So if you see, like I said, Zomato, right? So one is Zomato. One, I am a real fan of Kunal Bahl. You know why? Because what he has made today with Titan Capital, right? लोग कहते हैं उसने स्नैपडील बनाई, नुकसान में गया, but he had a vision. If you see what he achieved with Snapdeal was not easy. It was a win situation for him. हम्म। And even today, he is one of the sharpest investors in the market, right? So you should have a vision of where, as a person, you want to grow in life. He knew that I have built this and now I want to support investors. I want to support founders. And he did that very successfully. He's been doing it. So I feel there are numerous people like him who have the vision, who know when to walk out and when to support the founders and when to back them up. And that is, I think, the beauty of being smart. वाह! और शार्क टैंक में से आपको कौन पसंद है?
That's I'm sure everybody is super smart. All of them are successful. They are running successful startups and businesses. So I'm impressed by all of them. किसी से मिले हो? I've not met any of them personally. ओके, चलो ठीक है सर। अपन थोड़ा वापस ज्वेलरी के बिजनेस पे वापस आते हैं। थोड़ा सी अपनी पर्सनल जर्नी पे अपन ने बात करी हल्की सी, बट इट्स सो गुड कि मैंने आपसे कुछ अभी लर्निंग लेने की कोशिश करी। मुझे भी पता चला कि कैसे क्या करना चाहिए। अच्छा, गोल्ड का मार्केट कितना बड़ा है सर? एक्चुअल कितना बड़ा है? कहीं डेटा पॉइंट्स है? सो अगर तुम वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल को स्टडी करो तो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का सर्वे कहता है दैट इंडिया हैज 25,000 टन्स ऑफ गोल्ड दैट इज लाइंग इन आइडल इन इंडियन हाउस होल्ड्स, राइट? 25,000 टन है। पर आज इंडिया का जो पैरेलल इकोनॉमी है और या थी, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि ये वैल्यू कहीं ज्यादा है। इट कुड बी 40,000 टन्स, इट कुड बी 50,000 टन्स, इट कुड इवन बी 100,000 टन्स। वो आइडिया नहीं है। वो आइडिया नहीं है बिकॉज इंडिया में पैरेलल इकोनॉमी, स्मगल्ड इकोनॉमी बहुत बड़ी है। गोल्ड हैज ऑलवेज बीन स्मगल्ड इनटू इंडिया बिकॉज ऑफ हाई इंपोर्ट ड्यूटीज। राइट। नाउ वो कितना बल्क है, दैट नोबडी नोज, दैट कैन नॉट बी अकाउंटेड फॉर, नंबर वन। नंबर टू, अगर तुम इंपोर्ट को देखो अभिषेक, 700 to 900 tons of gold is actually imported, इम्पोर्टेड। राइट? सो अगर आप ट्रेड डेफिसिट को देखते हैं तो सबसे बड़ा रीजन उसका यही है। कैड का सबसे बड़ा रीजन गोल्ड है आज की डेट में, जो कि 700 से 900 टन के बीच में, करीबन 2019 से आज 2025 के में 700 से 900 टन के बीच में इंपोर्ट किया जा रहा है। हम्म। तो ये कहाँ जा रहा है? ऑब्वियसली इंडियन इकोनॉमी में ही एब्जॉर्ब हो रहा है, प्लस जो स्मगल्ड गोल्ड है वो भी इंडिया में एब्जॉर्ब हो रहा है। सो द क्वांटम इज इमेंस, बट द नंबर्स कैन नॉट बी करेक्टली मेजर्ड। अच्छा, एक बात बताओ सर यहाँ पे अमोल सर, कि जितने छोटे ज्वेलर्स हैं वो उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। फिर भी बड़े प्लेयर कुछ जैसे तनिष्क का एक न सबसे बड़ा नाम आता है, मालाबार गोल्ड ज्वेलर का नाम आता है, और शायद 2-3 नाम और आते होंगे, पर दिखते बड़े ये 4 ही हैं। राइट। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है इनके मार्केट में, कि ये इन्होंने मार्केट ज़्यादा कैप्चर कर रखा है या नाम ज़्यादा कैप्चर कर रखा है, या ये जो छोटा मार्केट दिख नहीं रहा है वो बहुत बड़ा मार्केट है? सो अभिषेक, अगेन देर आर मोर देन 5 lakh to 6 lakh registered jewelers in India, हुँ। right? Now, the problem with these registered jewelers is that they're not responsible. 90% of these jewelers are not responsible. जैसे अभी तुमने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा था, are you a short term player or long term player? 99% of these people are short term players. They are looking at, अरे हमारा तो धंधा अच्छा चल रहा है, हमें तो कस्टमर आ रहे हैं, हम देखिए आज भी पैसा बना रहे हैं। बट what they are not thinking is, a player like Tanishq, it has been working on the psychology of the customer for the last 25 years. When it got Caratometer, it changed the psychology of the customer. It changed the way jewelers were supposed to change, right? But sadly, jewelers are not accepting the reality of it. आज तनिष्क के बाद Malabar, Kalyan, there's so many names, Joy Alucas, TBZ. Lately, you see PNG coming out very strongly as a contender and other players. So the point is, जिसका लॉन्ग टर्म विजन होगा वो अपने आप को पहले अलाइन करेगा कस्टमर की नीड से, अलाइन करेगा कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, रादर देन लुकिंग एट शॉर्ट टर्म। वो अपने आप को लॉन्ग टर्म गेम के लिए प्लान करेगा, right? And if you are able to do that, then you are successful. Otherwise, in the next few years, I guarantee you, 70 to 75% of this non-registered, non-regulated, non-unorganized market will die out. I guarantee you, in the next 5 to 10 years, Tanishq, Malabar, other players who are inclined. So even if you are a single store owner, but if you're inclined with the vision, then you have a survival rate, because then your policies are not wrong. You're aligned with the customer's aspirations. It doesn't matter if you're a small store or a bigger store. The important thing is, are you thinking long term or are you thinking short term? बट इंडियन कंज्यूमर के पास मार्केट में पैसा नहीं है सर। अब वो पैसा नहीं होने की वजह से अगर वो गोल्ड खरीदने भी जाता है मार्केट में, तो वो देखता है यार मेकिंग चार्जेस मेरे को कहाँ कम मिल रहे हैं, तो मैं वो ले लेता हूँ क्योंकि ट्रस्ट तो मेरे को अच्छा ठीक है भाई साहब ने दिया है तो सही दिया होगा, यही बोला जाता है। Right. तो फिर वो आदमी जाएगा कैसे, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी बढ़ तो रही है,
बट अगर आप थोड़ा सा नीचे जाओगे तो आपको दिखेगा कि वो एक्चुअली नहीं बढ़ रही। जहाँ से आप, जिस शहर से आप आते हो, थोड़ा शहर के नीचे आप जाओगे थोड़ा सी, बिल्कुल तो सही आप है। शायद मेरे ख्याल से मेरे से ज्यादा बेटर देखो, समझते हो शायद। आज सैडली द यंगस्टर्स, आई वुड लाइक टू, थोड़ा-सा मैं हट के यहाँ पे बात करना चाहूँगा। आज यंगस्टर्स की जो नीड है, वो ना ईएमआई बेस्ड हो गई है। ईएमआई बेस्ड, राइट। आज 20,000 कमाने वाला लड़का, फर्स्ट ही वांट्स अ हेवी फीचर फ़ोन, राइट? एब्सोल्युटली तो राइट। उसको अपने दोस्तों को ये दिखाना है कि मेरी तनख्वाह 20,000 होगी, लेकिन मैं आईफ़ोन लेके चलता हूँ। सो ही विल फर्स्ट ट्राई टू स्पेंड ऑन आईफ़ोन। तो वो ये सोचता है, यार मैं 20,000 तनख्वाह है, ₹1,000 तो ईएमआई जा रही है, जाने दो। सेकंड चीज़, उसको बड़ी बाइक चाहिए, उसको गाड़ी अच्छी चाहिए, राइट? लेडीज़ को अच्छे पर्स चाहिए, अच्छे कपड़े चाहिए। एवरीथिंग इज़ एन ईएमआई। सो दिस न्यू एज youth is not looking at savings, which is very sad. I'm not saying it irrationally. I'm not saying it irresponsibly. I am saying it because I want the youth to realize that you have a lot of potential. If you make X amount, 20% should go into your savings. Now, of that 20%, you should always invest in gold. Some amount should go into gold. Why? अब प्रॉब्लम क्या है? हमारे बाप दादाओं ने बस ये कहा सोना रखो, उन्होंने कहा सोना खरीद लो, क्यों खरीदो नहीं बताया। उन्होंने कहा देखो मेरे लॉकर में 100 ग्राम पड़ा हुआ है। अरे क्यों पड़ा है? आपने उसको नॉन प्रोडक्टिव एसेट बताया तो उसने कहा ये तो नॉन प्रोडक्टिव एसेट है, ये तो फालतू का आप लोग सोना रखे हैं, मेरे कोई काम नहीं आता, पहनता भी नहीं हूँ। मैं पहनता भी नहीं हूँ, मैं कुछ करता भी नहीं हूँ, आपने उठा के रखा हुआ है, ये बेकार है। तो एक टैग लग गया, सोना मतलब बेकार, सोना मतलब सो जाता है। यंगस्टर के लिए। यंगस्टर्स के लिए, जो हमारी एक जनरेशन पहले है, उनको ये था। आप देखो शादी में, लोग शादी में क्या देते हैं? सोना। ब्राइड को सोना देते। वो क्या देते थे? ब्राइड को सोना देके क्या चाहते थे देना? वो ये उसकी लाइफ टाइम सिक्योरिटी देना चाहते थे कि बेटा जब भी तेरे को ज़रूरत पड़ेगी, ये सोना तेरे साथ चलेगा, राइट। राइट? यूथ इस चीज़ को नहीं समझ रहा। दे वांट टू बी बिलियनियर्स ओवरनाइट। अब आप देखो, सेबी चेयरमैन हैड टू कम आउट एंड से दैट 99% ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स लूज़ मनी, राइट? तो ऑफ दैट 1% कितना यूथ है जो सक्सेस पाता है? नहीं पाते, मतलब आप ये तो मान ही लो कि नहीं पाते हैं। नहीं पाता, राइट? अब वो कहता है सर मैं ना म्यूचुअल फंड की एसआईपीज़ करता हूँ, मेरे को ना बहुत सक्सेस है। आप म्यूचुअल फंड के एड्स देखते हो, आखिरी में क्या बोलता है? म्यूचुअल फंड रिस्क है। रिस्क है रिस्क, -17% पे है, राइट। लेकिन आदमी नहीं रियलाइज़ करता। सो मेरे को ऐसा लगता है कि आप सब कुछ करो, नथिंग इन द वर्ल्ड मेक्स यू एन ओवरनाइट बिलियनियर। शॉर्ट टर्म सक्सेस सबको चाहिए, कल के कल बनना है बिलियनियर। मतलब मैं भी इतने एंटरप्रेन्योर से मिल रहा हूँ, वो तो बोल रहे हैं कि अभिषेक जी आपका माइंड है ना ओल्ड माइंड सेट है। मैं कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पर हो सकता है। और पर तुम बताओ तुमने क्या किया अभी तक? एग्ज़ैक्टली। इतना शॉर्ट टर्म चाहिए। अच्छा, ये बात आपने बोली ना कि 33% 20% जो सेविंग वाला है, मैंने एक वीडियो भी बनाया था इस पे, और मैंने ये बात बोली थी, इमरजेंसी फंड भी होना चाहिए आपके पास में, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आज से करोगे तो भी होगा। अगर आप सिर्फ 5-5 हज़ार रुपये भी सेविंग करते हो ना, तो कंपाउंडिंग रेट से भी अगर आप काम करोगे ना, तो 48 की उम्र में आप 2 करोड़ रुपए कमा सकते हो। अगर 25 से आपने चालू कर दिया तो एब्सोल्युटली। 20% सेविंग हो गई आपकी, और 33% जो भी आप कमा रहे हो वो इमरजेंसी फंड में रखो। कभी कुछ हो गया बाई चांस, हमेशा आपके काम आएगा। ऐसा काम आएगा कि मजा। पर वो इमरजेंसी फंड को कोई देखना ही नहीं चाहता, अरे कोई बात नहीं मिल जाएगा, पर नहीं मिलता है। उस दिन वो भागते हैं। मैं बता रहा हूँ सर, एक बहुत बड़े एग्जांपल, मेरा एक दोस्त है, उस दोस्त का दोस्त, उसका मेरे पास फ़ोन आया, अभिषेक जी मेरे को पैसे चाहिए चाहिए मुझे। मैंने कहा क्या हो गया? तू तो मेरे दोस्त का दोस्त है, मेरे को क्यों बोला? बोला उसने नंबर दिया, आप पैसे दे सकते हो, दे दोगे 4-5 लाख रुपए की ज़रूरत है। मैंने कहा यार मैं तो जानता नहीं, नहीं दे पाऊँगा। अब उसकी सिचुएशन क्या हो गई सर, कि उसको इमरजेंसी फंड की ज़रूरत पड़ी, उसने कभी सेविंग नहीं करी ज़िंदगी में। फिर उसने एक ऐप से लोन लिया। आप समझना, उसने एक ऐसी ऐप से लोन लिया जो इंस्टेंट लोन दे देती है। अब वो ब्याज नहीं चुका पाया ना, तो उसको इतना उसका जीना हराम कर दिया गया कि यार तेरे को पैसे देने पड़ेंगे, ये करना पड़ेगा, तेरे को हम मार देंगे, फलाना कर देंगे, तो हमारा ब्याज नहीं चुका रहा है। सो अभिषेक, अगर तुमने मुझसे एक सवाल पूछा था कि माई गोल्ड का ख्याल आपको कहाँ से है? सो इस पॉइंट पे मैं तुम्हें एक चीज़ बता रहा हूँ। माई गोल्ड मैंने इस कॉन्सेप्ट से बनाया है कि इंसान के पास जब वो चाहे उसके पास फंड हो, उसके पास इमरजेंसी फंड हो, उसके पास उसके पास जब चाहे अपने काम के लिए उसका सोना काम आए, यही सोच के बनाया है। वो ₹100 बचा सकता है, वो ₹10 बचा सकता है, वो ₹1000 बचा सकता है, ये उसको डिसाइड करना है।
पर उसको बचाना चाहिए, ये हमारा लक्ष्य है। और अभी क्या होता है ना कि जो आज मैं इसके पहले जो बात कह रहा था कि यूथ ने ये मान लिया है सोना सो रहा है। तो हमारी एक कॉल है कि सोने को जगाओ, काम पे लगाओ। सोने को सोने मत दो। सो ये कॉल मैंने यूथ के लिए रखी है कि पहली बार माय गोल्ड के प्लेटफॉर्म पे सोना इन्वेस्ट करो और 5% इन गोल्ड वेट कंपाउंडेड एनुअली पाओ। अब तुम सोचो, सोने का CAGR इन दिस ओनली इन दिस ईयर हैज बीन 25%, राइट 60,000 टू ऑलमोस्ट 90,000 इन 1 ईयर, राइट? ऑलमोस्ट 45-50% का ग्रोथ पैटर्न है। राइट अगर तुम लॉन्ग टर्म लो CAGR, तो इट्स 11 to 12%. नाउ एड ऑन द 5% ग्रोथ इन योर गोल्ड वेट, तो हो गया ना 17-18% का ग्रोथ एवरेज में, क्योंकि वजन भी बढ़ा और वजन का जो बढ़ा उस पे भी 11% की ग्रोथ। तो इट इज इनफ फॉर अ पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल, हु वांट्स अ सेफ एंड येट अ ग्रोइंग एसेट। मतलब आपका कहना है कि पहले मैं आपसे समझ पा रहा हूँ कि आप किसी भी एज में हो, आपने अगर इनकम कमाना चालू कर दिया है, तो छोटा-छोटा गोल्ड पहले तो खरीदना स्टार्ट कर दो। एब्सोल्युटली। और बाद में जो आपके काम नहीं आए, उस गोल्ड का पैसे पे काम नहीं, लगाना चालू कर दो। हमारे प्लेटफॉर्म पे अगर तुम डिजिटल गोल्ड भी खरीद रहे हो, डिजिटल वाला। अगर डिजिटल भी खरीदते हो, तो 5% तो वो ग्रो करना शुरू कर दिया इमीडिएटली, हुँ। राइट? तो तुमने ₹10 भी आज डाला, तो वो ₹10 अगर 0.0011 ग्राम मिलीग्राम भी है, वो भी ग्रो करना शुरू करेगा, राइट। राइट? तो अगर तुम रोज ₹10 भी डालोगे, साल भर के बाद वो इतना इनफ हो जाता है कि ग्रोथ जब कंपाउंडिंग जोड़ोगे और उस समय की गोल्ड वैल्यू जोड़ोगे, सो यू विल फील यार मैंने कुछ अपने लिए अच्छा किया। अच्छा, आपके हिसाब से, आपकी लर्निंग के हिसाब से गोल्ड का इन्वेस्टमेंट, इक्विटी, म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, वो ट्रेडिंग वाले जो वो करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग, ये ट्रेडिंग, 50 ट्रेडिंग, तो इन सब में जितने भी इन्वेस्टमेंट के तरीके ही हैं, एक आपका लैंड भी इन्वेस्टमेंट पर हो तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि छोटा-मोटा लैंड तो आता नहीं है, मतलब छोटे पैसे पे तो लैंड आता नहीं है। राइट। तो यंग एंटरप्रेन्योर के लिए, यंग लड़कों के लिए, यंग लोगों के लिए सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट क्या है आपके हिसाब से? सी, पीपल माइट फाइंड दैट आई एम वेरी बायस्ड, बट देन आई हैव अ रीजन फॉर बीइंग बायस्ड। मैंने अपनी जिंदगी में ना सारे काम करके देख लिए। राइट। In my last 30 years, I have tried and experimented everything. मतलब तुम कहो इंडस्ट्री, तुम कहो रेस्टोरेंटिंग, तुम कहो जिमिंग, रियल एस्टेट, I have tried everything. But in the end, I realized that my base, that my grandfathers gave me, they were very smart. They said, "बच्चे, we are not foolish, stick to this." Right? So from 2020, I have stuck to my base. I have tried to create this with a reason. तुम ETFs देख लो, they come with a disclaimer, राइट। risky. Mutual funds देख लो, come with a disclaimer, risky. Stock markets come देख लो, they come with a disclaimer, either be smart or stay out. ठीक है? जितने भी डायरेक्ट प्लेटफॉर्म्स देख लो, what do they say? Invest at your own risk. ऑन रिस्क, राइट। Real estate, it has been very stagnant. Either you need loads of money to invest into real estate, and then you want to have a lot of patience. So, अगर आपके पास बहुत पैसा है और आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, यू आर अ वेरी स्मार्ट बायर। बट अगर आप स्मॉल बायर है, रियल एस्टेट इज नॉट फॉर यू। एनीथिंग एल्स यू टेल मी दैट गिव्स यू अ guaranteed रिटर्न, अभिषेक? नथिंग, नथिंग। Gold has been consistent. Gold has constantly given you 11% CAGR over years. Sensex, NSE, they're all catching up to gold. You know, they might be very good because they're catching up right now. तो आपको लगता है अरे इतना परसेंट, but how many people actually ride this wave? राइट। कभी आप you go back and see कि स्टॉक में जीतता कौन है? लंबे रेस का घोड़ा? जीतते वही हैं जो स्मार्ट हैं, जीतते वही हैं जो इस रेस के घोड़े हैं। आप ये सोचो कि मैं आज नया-नया सीख के आया और मैं भागने लगूँगा और जीत जाऊँगा। नहीं भाई, तू पीछे ही रह जाएगा। यू विल लूज़ दिस रेस। हाँ। दे देखिए, ख्वाब दिखाए इसलिए जाते हैं हुँ। कि आप उनको चाहें। अगर वो ख्वाब दिखाएँगे नहीं, तो आप कभी चाहेंगे नहीं, और नहीं। जब आप चाहेंगे नहीं, तो कभी वो जीतेंगे नहीं। राइट। राइट? तो मेरा अपना सोचना है कि असलियत दिखाना भी कई बार बहुत ज़रूरी है।
हर इंसान के सामने सवेरे एक शीशा रखना बहुत ज़रूरी है और उसको ये देखना अपने आप को ज़रूरी है कि क्या मैं अफ़ोर्ड कर सकता हूँ लूज़ करना? और अगर नहीं अफ़ोर्ड कर सकता, then let's be smart. Let's be careful and let's smart investing. अच्छा, आपकी टैगलाइन है करो बेफिक्र। जी, क्यों रखा है ऐसे करो बेफिक्र? मतलब कैसे ट्रस्ट कैसे दिखा? आपने बोला ना ट्रस्ट बिल्ड करने में बहुत साल लग जाते हैं। जी, जी। तो मतलब आपने लखनऊ वाला एक सेगमेंट बनाया कि भई आपने वो उस कैमल को जीत लिया। अब पूरे इंडिया में कैसे जीतेंगे? तो वही ना, करो बेफ़िक्र। The idea is to let the youth know that we are the first platform which is 100% secure, 100% safe and 100% insured. So right from the point your gold enters our ecosystem to the point it goes back to you, the system has been built so solid that आपका सोना हर समय आपके लिए काम कर रहा है, आपके लिए ग्रो कर रहा है, बट सेफ होके। There is no risk. We have a very clear mandate on this that you are covered for all your risk because there is no risk. The ecosystem has been created with a vision that your gold is never at risk. अच्छा ठीक है, यहाँ पे एक सवाल आ गया मेरा कि जो अभी नए लड़के हैं उनको तो पता नहीं होगा कि वर्चुअल गोल्ड क्या होता है, कैसे आता है, कहाँ से आता है, क्या आपने पैदा किया या आपने बना के डाल दिया? सवाल हो सकते हैं किसी के भी, तो आप थोड़ा उसको ना एक बहुत सिंप्लीफाइड तरीके में बताओ कि आपकी एप्लीकेशन पे ये वर्चुअल गोल्ड का जो इंटीग्रेशन है, वो किसके साथ है, कैसे होता है, मार्केट जो चलता है, वो कैसे चलता है और जब गोल्ड बढ़ेगा तो कैसे बढ़ेगा, कैसे दिखेगा? So it's very simple. On our app page, हुँ, पे हमने MMTC PAMP, which is the largest refining refiners in the country, which is the largest bullion dealers in the company. आज हमने उनके साथ टाई अप किया हुआ है, एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप है हमारी। पहला पॉइंट। Pehla point. Now, why not local players? There are a lot of local refiners. There are more than 50 refiners in India. But then MMTC PAMP has a government of India undertaking, where MMTC is a government of India undertaking, right? So it brings a lot about faith in the company, right? नाउ वी वांटेड एवरी देखो हमने हर एक एस्पेक्ट पे ये चीज देखी कि कौन सी चीज किसके साथ पार्टनरशिप करें विच ब्रिंग्स वैल्यू टू द इकोसिस्टम, राइट? सो जब भी आप सोना हमारे प्लेटफॉर्म पे खरीदते हैं, आप एक्चुअली एमएमटीसी से खरीद रहे होते हैं। और जैसे ही आप इवन 10 रुपए का सोना खरीदते हैं, ये 10 रुपए का सोना फिजिकली बैक किया जाता है एमएमटीसी द्वारा लॉकर्स में। इज़ इट रियली ये होता है? सच्ची 100%, बताना आप। 100%, 100%। दिन में रोज ऑडिट होता है, गोल्ड ऑडिट होता है, जिसके ऊपर एसेट एडमिनिस्ट्रेटर बैठे हैं, जो रोज ऑडिट करते हैं कि एमएमटीसी जितना गोल्ड डिजिटल बेच रहा है, उतना डिजिटल गोल्ड फिजिकली उसको स्टोर करना होता है। सर थोड़ा-सी मेरे को डाइसी लग रहा है। देखो मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, क्यों पूछ सकता हूँ? क्योंकि अगर मान लो आपने ₹10 की शुरुआत करी, 1 करोड़ लोग 10-10 रुपए का ऐसा गोल्ड छोटा-छोटा निकाल के रख देंगे, तो उसकी ऑडिट कैसे संभव होगी वहाँ पे? बिल्कुल होती है। एट द एंड ऑफ द डे जितना सोना बना, उसके उससे ज्यादा ऑलरेडी एमएमटीसी अपने वॉल्टिंग्स में सेफली रखा हुआ होता है। और ये वॉल्ट कौन से हैं? ये वॉल्ट वो हैं जो सेबी अप्रूव्ड वॉल्ट्स हैं। हुँ, उन वॉल्टों में रखा जाता है। ये वॉल्ट मैनेजर्स के पास रखा जाता है, एमएमटीसी के पास भी नहीं रखा जाता। एमएमटीसी ये नहीं कहता मेरे पास रखा हुआ है। ये वॉल्ट मैनेजर्स रिपोर्ट भेजते हैं ऑडिटर को कि सर ये मेरे पास इतना सोना रखा हुआ है। हुँ। आप ये बोल रहे हो कि गोल्ड माइनिंग होती है, अब मान लो 1 करोड़ का सोना खरीदा गया, तो 1 करोड़ का सोने के हिसाब से 1 करोड़ का सोना रिज़र्व करके रख दिया गया, उसके अंदर की भी है कि 1 करोड़ का सोना हमारे पास पड़ा हुआ है। Absolutely. At the end of the day, that has to be done. That is done. And that is how digital gold has a why you want very good refiners and big names to do digital gold is because of this. आज की डेट में बहुत ऐसे प्लेयर्स हैं जो खुद का डिजिटल गोल्ड बेच रहे हैं। हाँ, ये मेरे को बताओ, ये स्कैम तो नहीं हो सकता कहीं? नहीं, देखिए स्कैम नहीं है बिकॉज़ दे बिकम वेरी बिग बट देन दे डोंट हैव अ बैकिंग। आज एमएमटीसी पैम के साथ आप ये तो कह सकते हो ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है मेरी। हमने एमएमटीसी के साथ यही सोच के किया हुआ है कि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है जिस पे मैं रिलाय कर सकता हूं। देयर इज नो अदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग दैट टेक्स रिफाइनरी एज अ सीरियस बिजनेस। आप ये बोलना चाह रहे हो कि अगर मान लो कोई एक ज्वेलर है, कोई ठीक-ठाक ज्वेलर है जिसके पास बहुत सारा पैसा है, उसने बोला कि मैं एक डिजिटल गोल्ड का इन्वेस्टमेंट देने के लिए रेडी हूँ और उसने एक ऐप बनाई और उसने बोला कि मैं एक 10 मतलब आप मेरे से सोना खरीद सकते हो। अब वो बैकिंग कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसकी कोई गारंटी नहीं है। नहीं है। आई एम सॉरी टू से बट नहीं है। एंड दिस इज अ फैक्ट। दिस इज अ हार्ड फैक्ट जो लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे। एंड दैट इज व्हाई वी से
My gold is 100% safe, 100% secure and 100% transparent. बिकॉज हमारे प्लेटफॉर्म पे जितने भी पार्टनर्स हैं वो ग्लोबल लेवल प्लेयर्स हैं. तो अगर आप डिजिटल गोल्ड ले रहे हो तो डिजिटल गोल्ड में एमएमटीसी पैम्प हमारी बैकिंग कर रहा है. हम उन्हीं से आपको गोल्ड दिलवा रहे हैं. तो हम नहीं खरीद रहे ना हम बेच रहे हैं. हम आपको उनका सोना दिलवा रहे हैं और वही आपके लिए वो सोना रख रहे हैं. राइट. अगर आप ग्रोथ चाहते हैं, 5% ग्रोथ चाहते हैं, तो वो आप गोल्ड हमको रेंट करते हैं बेसिकली. और वो गोल्ड फिर हम अपने वॉल्ट मैनेजर्स के पास रखाते हैं. सो एट ऑल टाइम्स द गोल्ड इज बीइंग केप्ट जहां पे एडमिनिस्ट्रेटर इस गोल्ड को वेरीफाई कर सके. ऐसा नहीं कि हवा में है बस, वेरीफाइड गोल्ड है. अच्छा ये बताओ आप सर कि यहाँ पे अगर कोई जैसे ज्वेलरी खरीदते थोड़ा-थोड़ा खरीदते हैं, पर ज्वेलरी खरीदने से बेस्ट इन्वेस्टमेंट या फिर वर्चुअल गोल्ड खरीदने से बेस्ट इन्वेस्टमेंट? क्या दोनों में से सही है? वो देयर सवाल मेरा इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मान लो जो एकल परिवार हो गए आजकल फ्लैट सिस्टम में रहते हैं, छोटे-छोटे घरों में रहते हैं, तो वहाँ पे चोरी हो जाता है सोना, फिर आप बैंक के लॉकर में रखते हो, वहाँ पे भी सेफ नहीं है, फिर वहाँ पे भी चोरी हो गए तो 5 लाख रुपए मिलेंगे आपको। तो अभी यहाँ पे क्या गेम खेलना चाहिए एक नए बंदे को? देखिए बहुत क्लियर है. यूथ ज्वेलरी की तरफ उतना अट्रैक्टेड नहीं है. ये आपने देखा है अभी हो रहा है ऐसा? 100%, 100%. नाउ दो है, दो कारण है. जो नया यूथ है, जो जेनजी है, दे वांट लाइट वेट ज्वेलरी जो कि वो डेली वेयर कर सकें, डेली फ्लॉन्ट कर सकें, व्हिच इज गुड फॉर देम, राइट? बट देन व्हाट हैपेंस? दैट इज द एंड ऑफ इट. They can't have 100, 200, 300 pieces of it, right? नहीं So कर obviously 2, 4, 5 पीस, 10 पीस खरीद लेंगे. But then I am saying advocating कि गोल्ड खरीदो. Then आज तुम जब ज्वेलरी खरीदते हो अभिषेक, you spend on making charges, you spend on other things, other collaterals that come along with the jewelry, right? If you are investing in gold, I personally feel that people should invest in digital gold. Okay. Why digital gold? Number one, easy access. Number two, एक आई एम सॉरी टू से बट मैं बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को देखता हूँ बोलते हैं डिजिटल गोल्ड बेकार है. अच्छा, बहुत आपने देखा होगा. एवरीबडी कीप्स टॉकिंग अबाउट इसलिए इट मेरा एंड सवाल है आई आज। कीप रीचिंग आउट टू देम. आई कीप रीचिंग आउट टू देम एंड सैडली I would do not take names, but I have reached out to the biggest influencers and I have tried to educate them also कि sir, what you are telling, it was okay when a platform like MyGold was not available. But when a platform like MyGold is available, जहाँ पे गोल्ड आपका 5% गोल्ड वेट में बढ़ रहा है, then what is the loss? अगर 3% जीएसटी लगी भी, it is the lowest in the in anywhere, right? तुम आटा भी खरीदने जाओगे, तुम खाना भी खरीदने जाओगे, कुछ भी खरीदोगे, जीएसटी तो लगी रही है ना. तो क्या खाना खाना बंद कर दोगे? भाई पैंट खरीदना बंद कर दोगे, शर्ट खरीदना बंद कर दोगे, तो उसकी जीएसटी की तो कोई बात नहीं करता. जीएसटी इज व्हाट अलाउज द इकोनॉमी टू ग्रो. सो यू आर टेलिंग कि गोल्ड खरीद लो पर जीएसटी मत दो. भाई आप कहते हो स्टॉक में इन्वेस्ट कर दो, जीएसटी नहीं लगती, पर जब कैपिटल गेन लगता है वो. तब हो जाता है। सो आई मीन व्हाई आर यू नॉट शोइंग द बिगर पिक्चर? आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो, वन टाइम 3% जीएसटी लगता है, विच इज हार्डली एनी कॉस्ट कंपेयर टू अदर जीएसटीज इन द वर्ल्ड, राइट? राइट, राइट, राइट। माई पॉइंट इज थिंक ऑफ द इन्वेस्टमेंट. आपका इन्वेस्टमेंट 11% ग्रो कर गया साल में, ये कॉस्ट नलिफाई हो गई आपकी, पहली बात. 5% वेट में ग्रो कर गया, फिर बचा क्या? सो यू आर ऑलवेज इन द प्लस. योर पाई इज ग्रोइंग, राइट? एटलीस्ट कहीं अंडरलाइन में ये तो नहीं लिखा है यू आर ओपन टू मार्केट रिस्क. नो सर, यू आर नॉट ओपन टू मार्केट रिस्क. अगर गोल्ड कल को गिर भी गया तो इसका मतलब समझो दैट इकोनॉमी इज डूइंग वेल, तभी गोल्ड गिरेगा. गोल्ड और कैसे नहीं गिर सकता अभिषेक, ये कोई नहीं बोलता. लोग ये बोलते हैं स्टॉक में इन्वेस्ट कर दो, ये इन्वेस्ट कर दो, बट ये क्यों नहीं सिखाते कि भाई कब इन्वेस्ट करो, कैसे इन्वेस्ट करो. यू आर मेकिंग मनी आउट ऑफ इट, बट दे द पुअर सोल्स आर नॉट, दे आर लूजिंग मनी एवरी डे. अच्छा मेरे को एक बात बताओ आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कि पॉपकॉर्न पे 18% जीएसटी है, इस पे गोल्ड पे 3% क्यों है? See, the reason I think why the government did that was very simply, आपका पॉपकॉर्न आता है 100 रुपया का, 200 रुपए का, राइट? पर गोल्ड का जो क्वांटम है, द कलेक्शन जो क्वांटम है, मैंने आपसे कहा 700 से 900 टन इंपोर्ट होता है. मान लेते हैं कि 700 से 900 टन यूज भी हो जाता है इकोनॉमी. 700 से 900 टन पे जब 3% जोड़ोगे ना, तो गवर्नमेंट इज वेरी हैप्पी.
क्योंकि उनको मालूम है कि अगर 3 का 5 कर देंगे तो चोरी बढ़ जाएगी। राइट। ज्वेलर्स के लिए देखो आज की डेट में मैंने जैसे कहा, to become a responsible jeweler, it is very important also for the government to give you support. Because आप एज ए jeweler कभी नहीं चाहते कि मैं एक भी सामान बिना बिल के भेजूं, क्योंकि मेरे को भी नहीं चाहिए। मेरे स्टोर पे एक भी सामान आप बिना बिल के नहीं ले सकते। क्यों? हु आई डोंट वांट टू बी अ मुंशी, राइट? आई कैन नॉट बी सिटिंग देयर डूइंग मुंशी, राइट? तो इट हैज टू बी अ सिस्टम। अब उस सिस्टम को अगर ग्रो करना है तो यू हैव टू डू एवरीथिंग इन राइट। लेकिन अगर ये 5% 10% जीएसटी हो जाए, समझो, अब कस्टमर तो देने वाला नहीं। जिसकी 2 लाख की बिलिंग है उसको 20,000 रुपए तुम बोलोगे कि दो, डजंट मेक सेंस। राइट। लेकिन जब उसको हम बोलते हैं सर 6,000 रुपए जीएसटी है, बोलते हैं अरे 100%, मेरी भी सेफ्टी तेरी भी सेफ्टी, करना। राइट। राइट? तो गवर्नमेंट फाउंड द राइट परसेंटेज जहां पे ना कस्टमर को प्रॉब्लम हो रही है ना जूलर को प्रॉब्लम हो रही है, एंड द कलेक्शंस आर गोइंग हायर एंड हायर एवरी ईयर। राइट। सो दैट इज द रीजन। अच्छा एक बात बताओ सर कि ना सबसे ज़्यादा सोने में फ्रॉड भी बहुत होते हैं। तो आप तो ज्वेलर हो, आप तो एक ईमानदार ज्वेलर हो, आप बिल पे बात करते हो बट है ना ज़्यादातर इंडिया में कहीं न कहीं ठगी हो जाती है। तो ये ज्वेलर मतलब किस पॉइंट पे ठग कर लेते हैं? कोई कैसे बचा जाए उससे? सो अब देखो, मैंने अभी यही बात बोली, 90% ऑफ द जूलर्स आर इररिस्पॉन्सिबल। दे डोंट अंडरस्टैंड दैट व्हाट दे आर डूइंग टुडे एज शॉर्ट टर्म विजन कि मुझे प्रॉफिट आ रहा है, ये लॉन्ग टर्म में लूज कर जाएंगे। हाँ। वो कैसे कर रहे हैं? गलत एचयूआईडी, यू नो, लेजर अपने घरों में लगा रखा है, गलत सामान पे गलत एचयूआईडी करके बेच दे रहे हैं। अब कहाँ तक कितना गवर्नमेंट अवेयर करेगी? देखो, अवेयर तो जागरूक तो कस्टमर को होना पड़ेगा। हुँ। अब वो कस्टमर कहता है नहीं सर मैं तो इनसे 25 साल से खरीद रहा हूँ, मैं तो इनसे ले रहा हूँ, इन्होंने लिखा है, जो इन्होंने कहा है वही सही है। लेकिन ये सही नहीं है। दैट इज व्हाट द कस्टमर नीड्स टू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग। They need to question. Every jeweler should have a caratometer. Every jeweler should be willing कि आप मेरी jewelry caratometer पे check करके उठाओ. You know, why can't people do this? And if they are able to do this, they will bring responsibility into the business. राइट, राइट। अच्छा आपको क्या लगता है सर कि जो ये वर्चुअल गोल्ड, डिजिटल गोल्ड है, इसकी एक नई इकोनॉमी बनने जा रही है या कब तक बन जाएगी? It is the need of the hour, right? आज के youth को gold अगर लुभावना बनाना है, if they you want, because क्या, they don't have the patience to go keep running to jewelers. Youth doesn't have patience. He's busy in his own life. He's busy in his gadget. You need to bring him to that gadget. And the only thing that can come to your gadget is digital gold, right? So it is the need of the hour. It is the need of the youth. It is the need of the Gen Z. And I think we need to address it very, very carefully. We need to have very good regulations around it, very responsible regulations around it. And I think it's not very far. It's very close when almost everybody will have a portfolio on digital gold. मतलब ये जो अभी जो नया यूथ है जो गेमिंग के अंदर ज़्यादा और गेमिंग की इंडस्ट्री बहुत इवॉल्व हो रही है तो वहाँ पे वो गेम खेलते हैं, गन वाला गेम खेलते हैं, उसके ग्लव्स आते हैं, महँगे-महँगे ग्लव्स आते हैं, जबकि वो काम के ही नहीं है। वो Absolutely. सिर्फ़ ऐसा दिखता है गन के अंदर। कौन-सा गेम होता है वो? पबजी, उसके अंदर होता है। आप सबवे सर्फे और इस तरह के उसमें आप बाय कर रहे हो, पैसे बर्बाद कर रहे हो। मेरी बेटी मेरे को एक दिन पूछ रही थी, "पापा ये बाय करूँ क्या?" मैंने कहा, "ये क्या हो गया भाई? कहाँ से सीखा तूने ये?" छोटी है वो। तो उनको एजुकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया यहाँ पैसा लगाने की बजाय जबकि उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आपको सिर्फ़ एक डोपामाइन रिलीज़ होगा थोड़ी देर के लिए और कुछ होगा नहीं उसका और पैसा बर्बाद। नहीं, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ अभिषेक, एवरी टाइम यू सी योर इन्वेस्टमेंट ग्रोइंग, इट आल्सो गिव्स यू अ डोपामाइन हाई, राइट? इट गिव्स यू हाई। बिल्कुल देगा। इट जस्ट डिपेंड्स ऑन हाउ क्विक यू नीड दैट डोपामाइन। किसको अच्छा नहीं लगता पैसा बढ़ता हुआ? रोज़ एग्ज़ैक्टली, दिखेगा अच्छा बढ़ रहा है, आज बढ़ रहा है, कल बढ़ रहा एग्ज़ैक्टली। है। अच्छा आपको इसी बात पे एक बात मेरे को याद आ गई है। आपने बोला डोपामाइन रिलीज़ होगा, मैंने थोड़े दिन टाइम 2 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं शायद गूगल पे जब नए-नए सम करना स्टार्ट किए थे तब उसमें डिजिटल गोल्ड आया था। राइट। तो मैं एवरी टाइम रिफ्रेश करता था ऐसे थोड़ा-थोड़ा मैंने कहा अच्छा मैं गोल्ड खरीदा वहाँ पे मैंने वर्चुअल गोल्ड। हाँ, मैंने कहा कुछ पैसा बढ़ा क्या? एक दिन बढ़ गया, तो मुझे बड़ा खुशी हुआ। मैंने कहा यार क्या एग्ज़ैक्टली, बात है! एग्ज़ैक्टली। भई व्हाट इज़ स्टॉक ब्रोकिंग? हाँ, आप स्टॉक मार्केट देखो ना, हर आदमी इन्वेस्ट करता है और रोज़ जाके 10 बार अपना इन्वेस्टमेंट चेक करता है, भैया मेरा स्टॉक कितने का हो गया, राइट? क्यों? ऐसे ही करते हो रिफ्रेश करते रहते हो उसको। अरे! मेरा स्टॉक बढ़ गया, देखो मैं कितना समझदार हूँ। ही नीड्स दैट सेल्फ वैलिडेशन कि मैं कितना समझदार हूँ। ही नीड्स टू गो आउट एंड टेल हिज़ फ्रेंड्स, अबे मैंने इसमें किया देखो बढ़ गया।
तुम लोग यार क्या फालतू मेरी बात नहीं सुनते. So that is the kind of play. सोने के साथ क्या है? It is for responsibility. If you are responsible towards your savings, gold is your go-to person. Right? आप करो ठीक है. I will say everybody needs to do everything. But I always educate that 20% of your savings, your portfolio should be in gold 100%, and it should be in digital gold if you can. राइट। अमोल सर, एक आखिरी सवाल है इस पॉडकास्ट का, काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गया। एंड माई गोल्ड के फ्यूचर प्लान्स क्या है? कैसे यूज़र्स एक्वायर करोगे? नए मार्केटिंग प्लान्स क्या है? और क्या-क्या नए फीचर आप लाने वाले हो माई गोल्ड के अंदर? See, for my gold, we understand that pan India, each and every citizen of India is our, is our user, and we are trying to develop strategies to reach out to each one of them, right? जैसे कि एक पॉइंट जो कि कोई नहीं कहता, आज बहुत लोग मुझसे एक बात पूछते हैं, सर मैं तो सोना पैसे से खरीदना चाहता हूँ, मैं कैसे खरीदूँ? अब मैं ये ना डिजिटल ऐसे नहीं खरीदना चाहता. सो वी आर ट्राइंग टू फाइंड एन आंसर टू दैट ऑल्सो, राइट? So probably going forward in the next 6 months, you will find an answer where you can just walk up and buy gold with your money राइट। immediately, and that will reflect on your My Gold app, right? What we really intend to do in the coming 1 year, Abhishek, is build collection centers हुँ। where आपका जो आइडल गोल्ड है, देखिए हमारा फोकस सबसे ज्यादा डिजिटल गोल्ड तो है ही है, पर उससे भी ज्यादा हमारे ये जो 25,000 टन सोना डेड पड़ा है हमारी इकोनॉमी में, इसको बाहर निक निकालना है अपनी इकोनॉमी की बेहतरी के लिए. अब ये सोचो कि अगर मैंने 100 टन सोना भी इसको निकाल के हम अपनी इकोनॉमी में ले आए 100 टन्स का, इसका मतलब मैं गोल्ड इंपोर्ट को इफेक्ट कर सकता हूं. वाओ! इट विल बिकम, वी वांट दैट आवर गोल्ड, भारत का सोना भारत के काम आए, भारत वापस सोने की चिड़िया बन सके. और वो तभी होगा जब हर वो इंसान जो अपने घरों में और अपने लॉकर्स में सोना छुपा के रखा है, वो ये समझ पाए कि भाई ये सोना छुपा के रखने से दसियों साल 1 किलो सोना 1 किलो ही रहेगा, लेकिन अगर इसको मैंने निकाल के माई गोल्ड पे डाल दिया तो ये 14 साल में सोना 1 किलो का 2 किलो हो जाएगा. राइट। ऑलराइट। So we are also reaching out to the government to address this issue. We are also reaching out to the finance ministry. We appeal to the government also at times, and we are trying to through different sources कि वो इस चीज को रजिस्टर करें, इस पे एक्टिवली इस पे कुछ regulations लाएं, so that we can help the economy grow, we can help भारत become सोने की चिड़िया again. आपने 30 साल बिज़नेस किया, आपको कहीं न कहीं गवर्नमेंट से परेशानी आई होगी। आपने फाइल किया होगा जीएसटी, वैट, पहले तो अलग सिस्टम होते थे, आपके सीए ने फाइल किया होगा। पता चला 2 साल बाद आपको एक नोटिस आता है। फिर आप सीए को बोलते भाई साहब क्या हो गया? बोला यार ये तो गलत भरनी आ गया था, ऐसा हो गया था, फलाना हो गया था और अब ये पेनल्टी के साथ पैसा पे करना पड़ेगा। क्या आपके साथ हुआ ऐसा? Thankfully नहीं हुआ अभिषेक. So we have a very robust system in place, जहाँ we have created a system where we have, right from 2016, हुँ। we have been very careful. We have a team which is constantly in touch with the GST department. अगर शुरू में देखो GST में रोज चेंजेस आ रहे थे, राइट। तो लोग पैनिक कर रहे थे, बट वी डिड नॉट पैनिक. हमने एक स्पेशली एक आदमी लगाया इसके लिए, जिसका काम ही यही था कि वो जीएसटी डिपार्टमेंट जाके वो सारी इन्फॉर्मेशन लेके आता था, जो भी नए चेंजेस थे हर मंथ वो चेंजेस को एब्जॉर्ब करता था और उसको फाइल करता था. थैंकफुली चाहे वैट रहा हो चाहे जीएसटी रहा हो, वी हैव हैड अ वेरी स्मूथ फ्लो, बिकॉज हमारा सिस्टम हमने राइट फ्रॉम 2000 से ही we were very sure that we have to grow, राइट। and to grow we wanted to make sure that everything is in books. राइट। और जब बुक्स में होती है ना तो कोई दिक्कत आती नहीं है. प्रॉब्लम तब आती है when you try to mishandle things, राइट। राइट। and thankfully we have never had that problem. बट जैसे मतलब आप काफ़ी टाइम से सिस्टम में हो, तो आपको ये आइडिया लग गया कि मेरे को एक आदमी रखना है हाँ और ऐसा काम करना है, तो शायद आपको कोई नोटिस नहीं आया होगा। जी, बट बहुत सारे व्यापारियों को ये परेशानी आती है। आती है, बिल्कुल फर्स्ट आती जनरेशन एंटरप्रेन्योर को तो हमेशा आएगी ही आएगी, है, क्योंकि 100%. वो सीए नहीं है, उसको पता नहीं है कि 5 साल पहले की आपके इनकम टैक्स की फाइल खुलती है, उसमें एक 26,000 रुपए का एक नोटिस 26,000 रुपए पेंडिंग है, वो आपको आज 5 साल बाद जमा कराना विद इंटरेस्ट। यस. ऐसा होता है? सो इसके लिए मैं स्टैंड ले रहा हूँ और एक चार्टर्ड अकाउंटेबिलिटी एक्ट की मैं डिमांड करने जा रहा हूँ गवर्नमेंट में,
वो एक्ट में ही बोलना चाह रहा हूँ कि अगर किसी भी सीए ने आपका फाइलिंग करा है तो ही शुड बी 100% रिस्पॉन्सिबल। अगर वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा तो आपके पास चीज़ें सही नहीं आएगी। अभिषेक में आई बेग टू डिफर हियर। यहाँ पे क्या होता है दैट लॉट ऑफ टाइम्स इवन द पीपल हु आर, देखो सीए नोज हाउ मच यू टेल देम, राइट। हाउ मच यू डिस्क्लोज। नाउ 90% ऑफ द टाइम्स जो व्यापारी है वो ना चीजें को हाइड करने में ज्यादा बिलीव करता है, राइट। दे नॉट ओपन। सो अगर आप देखिए, it is not that CA or ICAI does not have very strict audit rules. Today it has very strict audit rules. राइट। There are various things that a CA needs to do, and and they're really scared, right? So they want 100% information. हम्म। पर information जब व्यापारी देगा ही नहीं, जब उसको हाइड करेगा, तो कैसे उसका भला होगा? सो इसमें मेरा ये है कि जो भ्रष्ट व्यापारी है, जो भ्रष्ट सीए है और जो भ्रष्ट ऑफिसर है, उनका गेम चलता रहे, कोई बात नहीं, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। बट जो ईमानदार आदमी है, जो ईमानदारी से काम कर रहा है, उसके अभी आप मैं जितने भी इन्फ्लुएंसर्स, जितने भी एंटरप्रेन्योर से बात कर रहा हूँ, वो बोलते हैं कि हमारा जैसे बिज़नेस स्टार्ट किया, फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर है, 3 साल पहले कोई रिटर्न फाइल किया गया, कुछ हो गया, उसमें ऐसा था कि जीएसटी नहीं भरा गया या फिर ये टैक्स नहीं भरा गया और बोल दिया गया कि हाँ, भर दिया गया है, सब कुछ सेट है। अब वहाँ पे आता है भ्रष्टाचार, क्योंकि भ्रष्टाचार ईमानदार आदमी के साथ होगा। बिल्कुल बिल्कुल 100%। एक उस आदमी के साथ नहीं होगा जो भ्रष्ट है, उसको तो पता है कि मेरे को करना ही है, तो उसके लिए भ्रष्टाचार का कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल सही। अब होता है क्या, अब वो जो ऑफिसर्स होते हैं वो बोलते हैं कि देखो गलती तो हो गई है, अब आप फँस तो गए हो, तो अब आपको फँस गए हो तो अब आपको इससे निकलने के लिए ये देना पड़ेगा। तो ये जो बड़ा पेन पॉइंट है, लगभग 35% व्यापारियों को हर साल गलत नोटिस जाते हैं। 80% लोगों को तो नहीं पता है, जैसे बहुत समझदार आदमी है, बहुत सब कुछ है, तब भी एक जगह तो फँस ही जाएगा वो। सही कम। तो मैं ये एक्ट लाने की कोशिश करने की जो बदलाव लाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सीए अकाउंटेबिलिटी एक्ट, जिस सीए ने जिस टाइम पे वो एक्ट वो फाइलिंग करा था, आपका एक ऑडिटर है, कि अगर सीए ने बोल दिया कि सर देखो आपने मेरे को ये नहीं बताया और बिजनेसमैन उन्होंने एग्रीमेंट कर दिया, हाँ भाई मैंने आपसे इन्फॉर्मेशन छुपाई है, तो उसमें सीए सेफ हो सकता है, पर चार्टर्ड उसको अकाउंटेंट पता ही नहीं सेफ हो सकता चलेगा, है। बट उसको पता नहीं चलेगा ना। आजकल तो सब ऑनलाइन है सर, हाँ, जहां तक एवरीथिंग इज ऑनलाइन। राइट, तो जितना कैश वाला तो मैं बताऊँ एक प्रिंटो। कैश 22 सिचुएशन हाँ। अगर नहीं है, हाँ। अगर कैश 22 सिचुएशन नहीं है और बाकी चीजें सब कुछ है, तो यस दैट्स अ तो वेरी मैं गुड यही थिंग। कह रहा हूँ, मैंने एक फाउंडर के साथ इंटरव्यू किया, प्रिंटो के फाउंडर, वो बोल रहे हैं कि अभिषेक जी मैंने सारा ऑनलाइन, सबसे ज्यादा फंसता मैं हूँ, हम्म। मेरे पड़ोसी सब कैश। वो कहता है मैं ऐसे जीता हूँ बिल्कुल क्योंकि सही। इसका ट्रांजैक्शन ही कवर नहीं हो रहा। तो मैं तो कह रहा हूँ कोई बात नहीं, नहीं हो, बट वो बंदा क्यों फंसेगा? वो तो ऑनलाइन कर रहा है सारा, आपको हर चीज़ दिखा रहा है, सब कुछ। आप तो विश्वास नहीं करोगे सर, चलो आपके साथ तो नहीं हुआ, पर बहुत लोगों के साथ तो ये हुआ है कि पेट्रोल का बिल अगर आपने पे किया यूपीआई से, तब भी ये लोग आपसे मांगेंगे कि उसका रिसिप्ट कहाँ है? सही होता है। होता है कि भैया वो पेट्रोल की रिसिप्ट आपने पेट्रोल भरा नहीं भरा, उसका पहले बिल लाओ आप। हाँ, बिल्कुल होता है। सही कह रहे तो मैं ये एक्ट लाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जितना भी चीज़ें हैं, वो सीए तक सीमित रहे। एक बिज़नेसमैन जो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर जो बिज़नेस में आने वाले हैं, उनको ये समस्याओं का सामना ना करना पड़े, क्योंकि सब इतने डेयरिंग नहीं होंगे सर। हाँ, नहीं फर्स्ट एंटरप्रेन्योर्स के लिए सेफ्टी बहुत जरूरी है, आई थिंक, बिकॉज क्या होता है, नो डाउट हमें भी सीखते सीखते जीएसटी, तुम मानोगे नहीं 10 साल हो गए। बताओ सर, आप क्यों सीखोगे हाँ, जीएसटी? नहीं तो सीखना पड़ता है, हाँ, बिकॉज़ मतलब इफ यू सीखने। आर नॉट अवेयर, हाँ। यू आर राइट, अगर आप खुद से अवेयर नहीं हैं और अगर आप इन इंट्रिकेसीज़ को नहीं समझते, देन अब तुम ये समझो फ्रॉम 5th टू 20th देयर आर 2 सीएस जो मेरे यहाँ हैं, 2 अकाउंटेंट्स हैं जो सिर्फ जीएसटी का काम कर रहे होते हैं। उनके पास और कोई काम नहीं है आज हुँ। की डेट। वो सिर्फ जीएसटी की फाइलिंग कर रहे होते हैं। जीएसटीआर 1 मिला रहे होते हैं 10 तारीख तक, जीएसटीआर 2B का रिकंसिलिएशन कर रहे होते हैं 15 तारीख तक और 15 के बाद जीएसटीआर 3B की फाइलिंग हो रही होती है। अब बताओ कितना It कॉम्प्लिकेटेड is सिस्टम है। complicated, no doubt, and that is what I'm saying, that you are very right. But then understanding this, I would also appeal to all new entrepreneurs. You know, एक एक बहुत पुरानी कहावत है ना, precaution is always better than cure. राइट। Don't look for your CA to solve your problems. They will never do. हुँ। A professional cannot be held responsible for your doings. You have to be responsible for yourself. You have to create a team where the team takes the onus of making sure that they're well aware of these rules and that they're filed properly. Because देखो, प्रॉब्लम क्या है ना, a CA is a professional, right? आज वो भी एक धंधा बन गया है। राइट। जैसे आज आप डॉक्टर के पास कोई लाइबिलिटी रूल ला पाओगे क्या?
नहीं ला डॉक्टर के पास नहीं जा पाएंगे। नहीं ला पाते, इसलिए तो सीए के पास भी नहीं ला सकते। पर He यूएस has में 100 जाओगे, आप चाइना में जाओगे, वहां है। पे 90% है ना चार्टर्ड अकाउंटेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जितना ही भरा जाए वो सही भरा जाए। फिर उसके बाद जैसे भ्रष्टाचार खत्म भी हो सकता है। मैं आपको बताऊँ ना, इससे फायदा क्या होगा। फायदा ये होगा कि 13 करोड़ से ज्यादा व्यापारी इंडिया के अंदर, ये तो रजिस्टर्ड लोग हैं। तो गवर्नमेंट जो निगरानी रख रही है भैया, जो 5 साल का डेटा निकाल निकाल के आपके पास भेजती है, वो बेटर है कि सीए हो जाए। सी आप उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाओ, चीजें बढ़ाओ कि भैया कि अच्छा, और सीए बढ़ाओ, गवर्नमेंट में सीए लाओ। या तो आप देते होगे 4 लाख, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए। आप मेरे ख्याल से जिनका टर्नओवर ज्यादा है वो 25 लाख रुपए भी देते हैं, 50 लाख रुपए भी हाँ, देते हैं। बिल्कुल देते हैं। अगर गवर्नमेंट बोलती है कि नहीं फिर भी गलत है, तो आप ये सीए हटाओ ना, हम डायरेक्टली कम्युनिकेट कर लेते हैं। अगर हमारे से कोई गलती नहीं हुई, क्योंकि मेरा फाइनेंस वाला तो वो करेगा ही सही। अगर कोई गलती हुई तो मैं पेनल्टी देने के लिए तैयार हूँ। मेरे 25-50 लाख रुपए बचा हुआ वहाँ पे, अब मैं आपको दे रहा हूँ 30 लाख। अगर मेरे से गलती हुई तो मैं पैसा भरूंगा उसमें। हाँ, हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। दैट्स अ तो गुड। ये अकाउंटेबिलिटी एक्ट लाने की मैं एक डिमांड रखने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि एक नया एंटरप्रेन्योर एकदम फ्री माइंड से, अच्छे माइंड से काम कर सके। क्योंकि अगर कोई महिला है, मैं डैम श्योर बोल रहा हूँ सर, चाहे आप कितना भी पढ़ा लो, कितना भी कर लो, और जो नया बच्चा जस्ट पास आउट हुआ है, उसको आप फाइनेंस का पढ़ाओगे ना, वो बोलेगा यार नहीं, नहीं कर सकता, मैं पढ़ूंगा कि मैं धंधा करूंगा। नहीं कर सकता, ऑब्वियसली वो नहीं। बिजनेस नहीं बना पाएगा। इंडिया में एंटरप्रेन्योर इसलिए नहीं बन रहे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जो जिनके पास फंडिंग वाले लोग हैं, उसको पता है कि क्या करना है, तो ये फंड लगा के पैसा लगा देता है कि ऐसा तू कर ले। वो फंडिंग वाला बच्चा भी 50,000 रुपए की सैलरी लेता है, काम करता है, वो चलेगा नहीं चलेगा पता नहीं। बिल्कुल सही, एब्सोल्यूट। तो यहाँ पे एक मेरा छोटा-सी डिमांड है, अगर आप सपोर्ट करेंगे तो नहीं, नहीं, कुछ एब्सोल्यूटली। मिलेगा लाइफ आने वाले 5 साल एनीथिंग फॉर में। द न्यू एंटरप्रेन्योर्स, एब्सोल्यूटली। अमोल सर, बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू, काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट। थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच सर, थैंक काफ़ी मज़ा आया। कुछ नया पर्सपेक्टिव जानने को मिला। पहले मेरा डिफरेंट पर्सपेक्टिव था, अभी थोड़ा चेंज हुआ है। ऐसा बोला जाता है कि हमेशा सब गेम विचारों का है। एब्सोल्युटली। हर बंदा एक दूसरे पे धारणाएँ, अपनी विचार अपना इम्पोज़ करना चाहता है। तो अगर आपने उसकी धारणा को अपने साथ जोड़ लिया, तो वो धारणा, जो वो विचार है, वो आप पे हावी हो जाएगा। बट जो मैंने सीखा लाइफ में वो ये है कि जितनी भी धारणा है, एक्सेप्ट कर लो कि ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। फिर अपने हिसाब से आप एक्शन ले सकते हो। एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। काफ़ी मज़ा आया।